everyone. Welcome to my channel, and thank you for clicking on the link to Arms and the Man by J.B. Shaw, a comprehensive analysis. So, this video is going to be about me giving an analysis of Arms and the Man by J.B. Shaw. Now, this play is one of the playwright's most significant plays. So, very briefly, we are first going to go through an introduction, the brief plot summary so that you get an idea of what happens in the play, the characters, and also the themes. So, I believe that after this video, you would get at least a gist of what the play is about and it could be helpful for you. So, please stay till the end. अब सबसे पहले इस प्ले में आई बिलीव दैट बिफोर गेटिंग डाउन टू द प्लॉट ऑफ द प्ले इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्ले राइट एंड अ ब्रीफ sort of introduction to the background of the play as well. So G.B. Shaw was an Irish playwright. वो Irish descent के थे. He was a music critic, author, and activist known for socio-cultural critiques. He wrote over 50 plays and numerous essays, gaining fame in the early 1900s. Now, socio-cultural critiques मैं इसलिए बोल रही हूँ because उनके जो works थे वो isolation में नहीं थे. He was not writing his works particularly based on one genre, but he was also writing works जो उनकी society के ऊपर based थे, उनके लोगों के ऊपर based थे, human behavior के ऊपर based थे. He was writing about the injustices and the realities of the society, particularly जो थी about the class, about the caste, about the working class, gender issues. इन सब के बारे में वो लिखते थे, about the conflicts between upper class, middle class, about the conflicts between different genders. So he was trying to use his works to bring about the realities and the socio-cultural critiques of the times in which he was writing. सो दी 1800s का जो टाइम पीरियड था वो है इस प्ले का बेसिक बैकग्राउंड. इस टाइम पीरियड पे एक मेजर शिफ्ट लोग देख रहे थे फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू मॉडर्निज्म. नाउ आई वुड नॉट पर्टिकुलरली गेट डाउन टू अ लॉट अबाउट दीज मूवमेंट्स, बट सिंस आई बिलीव ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्ले. रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट था, इन टू डिफाइन इट इन वन लाइन आई वुड से कि हाउ रोमांटिसिज्म वो बेस्ड जो राइटर्स थे रोमांटिसिज्म मूवमेंट के, वो बहुत ही एक ग्रैंड तरीके से लिखते थे. दे यूज्ड टू राइट इन टर्म्स ऑफ द आइडियलाइज्ड नोशंस. जो भी उनकी एक रोमांटिसाइज तरीके से फिगर्स को देखते थे, अपने पार्टनर्स को देखते थे, या जिन भी चीजों के बारे में वो लिखते थे, वो एक सेंस ऑफ एक ग्रैंडियोर होता था इस टाइम पीरियड पे. एक सेंस ऑफ सुपरफिशियलिटी भी थी, रियलिटी भी थी. तो एक सेंस ऑफ you say something that is very romantic to read, to look at. Now, modernism as a movement was very different. अब जो ये movement आया था वो towards I think around the time of 1900s था. इस time पे towards the end of 19th century and beginning of 20th century you can say. नाउ मॉडर्निज्म का जो पीरियड था, इस टाइम पे जो राइटर्स थे वो डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर कर रहे थे बिकॉज उनको ये लग रहा था कि जो रोमांटिसिज्म के आइडियल्स थे वो इनसफिशिएंट पड़ रहे हैं टू ब्रिंग अबाउट द आइसोलेशन, द एलियनेशन दैट वाज बीइंग फेल्ट बाय द पीपल. बिकॉज दे फेल्ट कि इस टाइम पे जो आइडेंटिटी थी, जो बिहेवियर था लोगों का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था क्योंकि इस टाइम पे थिंग्स वर चेंजिंग. लाइक ग्लोबलाइजेशन वाज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक माइग्रेशन हो रहा था, एंड ऑल्सो वॉर्स वर हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. तो लोगों को लग रहा था कि इस टाइम पे हम सिर्फ रोमांटिसिज्म के आइडियल्स के बेसिस पे अपने वर्क्स नहीं लिख सकते. बिकॉज जो राइटर्स थे, दे वर राइटिंग फॉर द पीपल, राइट? बिकॉज लोग उनके वर्क्स को पढ़ेंगे एंड अगर एक वो रिलेटेबिलिटी नहीं होगी तो देयर वर्क्स वोंट बी दैट मच सक्सेसफुल एंड ऑल्सो वोंट बी दैट मच एक्सेप्टेड, यू कैन से. तो इस टाइम पे जो वो थे वो ट्राई कर रहे थे कि वो अपने वर्क से, जो वर्ल्ड चेंज हो रही थी, जो चैलेंजेस आ रहे थे इस न्यू वर्ल्ड में ह्यूमन आइडेंटिटी को लेके, जो कंफ्यूजन थी, वो इन वर्क्स को अपनी इन इश्यूज पे ग्राउंड करना चाह रहे थे. Now the social setting of the play was, it was published around the time of 1894. जो इसका literary background था वो again advent of modernism था. Reference point जो है इसका वो सर्बो-बुल्गेरियन वॉर है 1800s. Now अब इस play में कोई specific mention नहीं है कि play कब शुरू हुआ था, या फिर play की इस I would say not play कब शुरू हुआ था, या ये war कब शुरू हुआ था, या इस war की क्या minor details थी, क्या allies थी लोगों की. So the war is not pretty much touched upon, but rather there is a sort of criticism and also a contrasting stand on the idea of war. Now, Serbo-Bulgarian war है जो इस play का political landscape है. Now, using this example of war, जो हमारा playwright है, वो हमें एक war की notion को explore करते हैं. They are try to understand that how romanticism और एक idealization जो है war से related, how very different it is to the realities of the war. Now, when we think about wars, we think कि
there are soldiers who are going to fight. We think about certain weaponry that is involved, and also we think about कि wars में लोग कैसे fight करते हैं. There's a sense of romanticism attached कि if somebody is going to a war, they are fighting for their nation, and all of these things are true. But at the same time, the writer is not particularly, I would say, entirely criticizing the idea of war, but he's also bringing about the realities of war. कि okay, if अगर लोग बिलीव करते हैं कि ये रोमांटिसाइज आइडियल्स हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो रियलिटीज ऑफ वॉर जो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता है. तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ये जो आइडियल्स हैं लव के, वॉर के, कि लव हमेशा सिंपल रहेगा, लव वुड ऑलवेज बी कांस्टेंट, कि अगर आपको किसी से लव हो गया तो दैट वुड रिमेन द सेम, एंड फॉर लव आपको एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी बातें करनी पड़ेंगी, आपको एक दूसरे को बहुत हाई नोशन पे देखना पड़ेगा, ओनली देन पीपल कैन से दैट यू आर इन लव. तो ये जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जो एक रोमांटिसाइज आइडियल्स हैं, ये प्ले उनको ब्रेक करता है. Now let's get down to the summary of the play. I would very briefly, I will not talk about all the events, but जो basic major events है जो play के turnout को influence करते हैं, we will discuss that. Now in Act 1, सबसे पहले we have Raina Petkov. Now Raina Petkov's character is very important because ये character है जो बहुत ज़्यादा romanticized है, बहुत ज़्यादा idealized way में love को भी देखती है and war को भी देखती है. अब जो इसका fiance है सर्जियस, वो war पे गया हुआ है, he is fighting from the side of Bulgarians. तो उसको लगता है कि उसका fiance बहुत ज़्यादा idealized है, he is like a perfect war hero. अपने fiance को बहुत idealized terms से refer करती है. तो जो फर्स्ट एक्ट होता है उसमें शी इज इन अ बालकनी, शी इज लुकिंग एट द मून, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ब्यूटी, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर हर, कि कैसे उसका एक फियांसे है जो इतना ज्यादा एक्टिव है वॉर्स में, तो एक हैप्पी जोन में है, यू कैन से दैट इन अ वेरी फ्रैंक लैंग्वेज. एंड उसी टाइम पे जो उनकी हेल्पर है लूका, वो आती हैं एंड वो कहती हैं कि जो सर्वियंस है वो अब उनकी टेरिटरी में एंटर हो रहे हैं, एंड अपने आप को बचाने के लिए दे शुड कीप देयर विंडोज एंड द डोर्स क्लोज. जैसे ही लूका ये बोल के जाती है, उसी टाइम पे जो कैप्टन ब्लंस्की है उनकी एंट्री होती है. अब वो जो है वो एक स्विस मर्सनरी है, बेसिकली जो बुल्गेरियंस थे उनके ऑपोजिट आर्मी से थे वो. तो अब वो अंदर आते हैं and उनको एक रिफ्यूज चाहिए होता है, बट जब वो रिफ्यूज लेते हैं उस टाइम पे रायना एक बहुत टेकन अबैक हो जाती है, शी इज शॉक्ड कि उसके रूम में ये आ गया है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत इंटरेस्ट दिखाती है उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने में, जानने में कि ओके ही इज अ सोल्जर, उसके क्या व्यूज हैं. बट जब वो कॉन्वर्सेशन करती है तो इस टाइम पे भी सी कि ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग मोमेंट है प्ले में, बिकॉज इस मोमेंट पे हम देखते हैं कैसे कैप्टन ब्लंस्की ब्रिंग्स अबाउट द रियलिटीज ऑफ वॉर, एंड वो रियलिटीज रायना के रोमांटिसाइज आइडियल्स को क्रिटिक करती हैं, उनको कट करती हैं, कि ये जो तुम रोमांटिसाइज आइडियल्स बिलीव कर रहे हो ये सब तो कुछ है ही नहीं वॉर के बारे में. वॉर में तो हम भूखे रहते हैं, हमें यहाँ से वहाँ वी आर कॉन्स्टेंटली रिस्किंग आवर लाइव्स. जो सोल्जर्स होते हैं दे आर हंग्री, दे हैव टू सर्वाइव ऑन वेरी हार्ड कंडीशंस, एंड वॉर इज नॉट ऑलवेज अबाउट अ सोल्जर वेयरिंग ग्रैंड आउटफिट्स, ग्रैंड वेपन्स के साथ वो लड़ने जा रहे हैं, बल्कि वॉर की एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रियलिटी होती है. तो इसके थ्रू वो चैलेंज करते हैं रायना को कि ये जो तुम्हारे आइडियल्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं. इस टाइम पे एक टर्म यूज होता है विच इज अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द प्ले, कि कैसे रायना उसको एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोलती है, बिकॉज उसकी गन में दे आर नॉट बुलेट्स. अब आप सोल्जर की ये जो एक रोमांटिसाइज नोशन होता है कि उस सोल्जर की गन में तो बुलेट्स होंगी, बट इस सोल्जर की गन में बुलेट्स नहीं होती, चॉकलेट्स होती हैं. अगेन वेरी कॉन्ट्रास्टिंग. अब अगर वो सोल्जर है, वो बहुत रोमांटिसाइज्ड है, तो उसकी गन में तो देयर शुड बी बुलेट्स, राइट, बट ही हैज चॉकलेट्स बिकॉज वो इस वॉर के आइडिया से दूर होना चाहते हैं, वो इस वॉर के आइडिया में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, एंड ही वांट्स टू बी फर्दर अवे फ्रॉम वॉर. अब इस टाइम पे जो ये थीम्स हैं ऑफ डिसल्यूशनमेंट, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी आती है. नाउ इन एक्ट 2 क्या होता है, सबसे पहले इसमें लूका एंड निकोला जो टू हेल्पर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, कि निकोला इज स्टिल समबडी जो अपनी क्लास के साथ बहुत अलाइंड है, कि उसको लगता है कि हमारी क्लास के लोगों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, बट लूका एक ऐसी लड़की है जिसको लगता है कि नहीं, मैं इस क्लास की बाउंड्रीज में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव द सोल ऑफ अ सर्वेंट, एंड आई एम गोइंग टू राइज. तो जब इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है अराउंड दिस टाइम वी सी कि कैसे
जो मेजर पेटकॉफ हैं, जो रायना के फादर हैं, वो वॉर से आते हैं एंड ही सेज कि कैसे रायना के फियांसे को प्रमोशन मिल गई है एंड अब कोई वॉर्स नहीं होंगी, दे हैव वॉन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उस टाइम पे कैथरीन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है कि कैथरीन कैसे अपने आइडियलाइज नोशन से लोगों से बात करती है। शी इज लाइक अ टिपिकल रिच क्लास लेडी एंड उनके ह्यूमरस वेज में यू कैन, इफ यू रीड अबाउट द प्ले तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे, बट आई वुड से कि यू कैन रीड अबाउट दीज डिटेल्स, बट अभी एक जनरल एनालिसिस के लिए ये माइनर डिटेल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू दीज डिटेल्स एज वेल। तो जब वो एक ह्यूमरस वे में हर चीज को देखती है, उसी टाइम पे सर्जियस की एंट्री होती है प्ले में। ना सर्जियस इज पर्टिकुलरली हाईलाइटेड एज अ वॉर हीरो, इसको बायरनिक टर्म्स में ऐसे हाईलाइट करते हैं कि उसके जैसा हीरो ही नहीं है कोई भी एंड ही इज द आइडियल हीरो दैट रायना शुड बिलीव इन। एंड व्हेन दैट हैपेंस, तो वो दोनों जब मिलते हैं एक दूसरे से, उस टाइम पे रायना भी अपनी रोमांटिसाइज्ड वे में उससे मिलती है, दोनों एक दूसरे को बहुत हाई नोशन से एक दूसरे से बातें करते हैं, एक रोमांटिसाइज्ड एटमोसफेयर हो जाता है वहां पे। नाउ व्हेन दैट हैपेंस, उसी टाइम पे जैसे ही रायना एग्जिट होती है, उसी टाइम पे लूका आती है एंड बोथ सर्जिस एंड लूका शेयर अ मोमेंट विद ईच अदर। ही होल्ड्स हर हैंड, ही ट्राइज टू टॉक टू हर इन अ फ्लर्टेशियस मैनर, बट लूका को लगता है कि अगर वो वल्नरेबल है तो वो उसका सिर्फ एडवांटेज उठा रहा है। एंड उसको उसको बताती है कि कैसे एक स्विस मर्सनरी है एंड अब तुम्हारा प्यार पूरा नहीं होगा बिकॉज रायना ने उससे बात करी थी उस रात को। एंड नाउ दैट यू थिंक अबाउट रायना कि वो इतनी रोमांटिसाइज्ड है, वो ऐसी नहीं है एंड रायना तुम्हें छोड़ देगी उसके लिए। उस टाइम पे सर्जिस बहुत ज्यादा एंगर्ड हो जाता है इससे, देन ही सिंपली आस्क्स हर टू लीव। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसी टाइम पे कैप्टन ब्लंस्की की भी एंट्री होती है। अब जब कैप्टन ब्लंस्की आते हैं, तो रायना एंड कैथरीन बहुत ज्यादा टेकन अबैक हो जाते हैं बिकॉज ये वही सोल्जर है, वही ऑपोजिट आर्मी का सोल्जर है जिसको उन्होंने रेफ्यूज दिया था उस टाइम पे अपनी आर्मी के अगेंस्ट जाके। तो वो दोनों बहुत टेकन अबैक हो जाती है, बट दे ट्राई टू प्रिटेंड कि हम तो उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। एंड कैथरीन ऑल्सो क्रिटिसाइजेस हिम एंड एवरीथिंग, बट मेजर पेटकॉफ जब स्विस मर्सनरी से मिलते हैं, ही इज ग्लैड टू मीट हिम एंड ही सेज कि आप आओ हमारी हेल्प करो, जो हमें भी ट्रूप्स को वापस लाना है, आप हमारी हेल्प करो इस चीज में। तो इसी तरह से कैप्टन ब्लेंस्ली भी इस एक्ट में उनके घर वापस आ जाता है, बट दिस टाइम थ्रू वेरी डिफरेंट वे। अब जब एक्ट थ्री होता है, तो व्हेन एक्ट थ्री हैपेंस, दैट इज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैप्टन ब्लेंस्की एंड सर्जियस, बिकॉज इस टाइम पे सर्जियस कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ बैटल में आ जाओ, बट एट द सेम टाइम मैं बैटल नहीं करूंगा, देर इज नो पॉइंट फॉर ऑल ऑफ दिस, आई एम अ सोल्जर एंड आई नो, मुझे पता है रियलिटीज ऑफ वॉर। तो इस तरीके से उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अब जब इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उसी टाइम पे सर्जिस और लूका भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं बिकॉज लूका उसको कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स पे पुश करती है कि ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, तुम्हारे अंदर करेज नहीं है, इफ यू हैव द करेज देन यू वुड लीव रायना एंड यू वुड एक्सेप्ट हु यू आर। तो उस टाइम पे रायना एंटर होती है एंड शी अक्यूजेस बोथ ऑफ देम एंड इमीडिएटली हाउएवर शी टेल्स, उस टाइम पे एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब सर्जिस को भी लगता है दैट यस, रायना माइट बी इन लव विद कैप्टन ब्लंस्ली। एंड उस टाइम पे ही इज ऑल्सो टेकन अबैक कि जो वो रायना, बेसिकली दोनों ही इन चीजों से बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनको लगता तो है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एक दूसरे के मतलब यू कैन से एक दूसरे के पीठ पीछे वो दूसरे लोगों से अटैच्ड हो रहे हैं। सोर्जियस लूका के साथ अटैच्ड हो रहा है एंड रायना कैप्टन ब्लंस्ली के साथ अटैच हो रही है एंड दे बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बट दे थिंक कि नहीं हमारा तो प्यार सच्चा है एंड एवरीथिंग। तो इस टाइम पे क्या होता है दैट Sorgis also accepts his love for Luca and Raina also realizes that she has feelings for Captain Bluntschli और Captain Bluntschli भी also wants to marry her, but at the same time वो उसको कहता है that I have all of this money, I have all of this, but Raina कहती है that she is not going to be sold off, but this again is a very कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू। तो इस टाइम पे बिकॉज रायना को पहले कैसे दिखाते हैं, देन इमीडिएटली शी सेज हाउ शी डज नॉट वांट टू बी सोल्ड ऑफ एंड हाउ कैप्टन ब्लंस्ली आल्सो पहले उसको एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन दिखाते हैं, बट इस टाइम पे इज टॉकिंग अबाउट मनी एंड एवरीथिंग। तो हम देखते हैं कि कैसे ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, कि कैसे जो जिन चीजों में वो बिलीव करते हैं रियलिटीज उनसे कितनी अलग होती हैं। तो दिस इज अ बेसिक प्लॉट समरी इन इट्स वेरी क्रिस्प फॉर्म कि इस प्ले में क्या क्या होता है। नाउ थ्री अगेन मेजर कैरेक्टर्स, रायना पिटकॉफ,
कैप्टन ब्लेंस्की एंड सर्जियस, रायना पेटकॉफ का कैरेक्टर के बारे में अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट दैट हाउ शी इज अ आइडियलिस्टिक एंड रोमांटिक प्रोटैगनिस्ट, बट एट द सेम टाइम हर कैरेक्टर गोज थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज कैसे प्ले के स्टार्टिंग में उसके जो व्यूज थे, प्ले के एंड में आते आते उसके व्यूज कितने चेंज हो जाते हैं, एंड हाउ द प्ले राइट वॉन्ट्स टू हैव दीज व्यूज चेंज्ड, बिकॉज तभी वो एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएंगे जिससे उसकी ग्रोथ और इंडिपेंडेंस आएगी। नाउ कैप्टन ब्लंसली इज अ वेरी रियलिस्ट कैरेक्टर, बिकॉज वो है जो सबसे ज्यादा रियलिटी से जुड़ा हुआ है, इवन दो ही इज अ सोल्जर, बट स्टिल ही इज पर्टिकुलरली मूविंग अवे फ्रॉम द नोशन ऑफ बीइंग अ सोल्जर, फ्रॉम द नोशन ऑफ फाइटिंग इन वॉर्स। एंड वो एक ऐसा कैरेक्टर है आई एम सॉरी जिसके थ्रू रायना पेटकॉफ एंड सोल्जर्स भी अपनी रियलिटीज के पास आते हैं। अगर ये कैरेक्टर इंटरवीन हुआ है तो इसी वजह से रायना पेटकॉफ और सोल्जर्स को भी रियलाइज हुआ था दैट हाउ दे डू नॉट लव ईच अदर, बट रादर उनकी वेरी ऑपोजिट पर्सनैलिटीज हैं, और जो ये इन चीजों में मान रहे हैं वो चीजें एक्चुअली में नहीं है। नो, सोल्जर्स पहले एक बहुत ही डैशिंग हीरो होता है, बट धीरे धीरे उसके व्यूज भी चेंज होते हैं कि कैसे उसको ये रियलाइज होता है कि जितने हाई सेवन स्काई में वो खुद को रखता है, एक्चुअली में उसकी रियलिटी, उसकी पर्सनालिटी उससे काफी अलग है। सो दीज आर द थ्री मेजर कैरेक्टर्स दैट यू कैन रीड अबाउट। देन अब इसके बाद जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, दे आर कैथरीन पेटकॉफ, मेजर पेटकॉफ एंड लूका। कैथरीन पेटकॉफ और मेजर पेटकॉफ अगेन दे रिप्रेजेंट द अपर क्लास, और कैसे एक ह्यूमरस वे में एक ट्रेडिशनल वैल्यूज भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट अपर क्लास की जो एक ह्यूमर अटैच्ड होता है, कि जो अपर क्लास की जो वियर्ड और absurd वेज होते हैं जीने के, उनकी भी ये दे आर सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। Luca is again a very significant character. You can consider her character as one of these significant characters like Raina, Captain Bluntsky, and also Sergius. Now, Luca का character इसलिए important है because वो कैसे अपने आप को अपनी class की boundaries में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती है। अब आई मेंशन इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि हाउ जीवी शॉ वाज राइटिंग अबाउट हिज क्लास एंड अबाउट हिज क्लास क्रिटिक्स एंड अबाउट हिज सोशो बैकग्राउंड्स। तो इस टाइम पे लूका का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैसे इवन दो निकोला उसको कॉन्स्टेंटली याद दिलाता रहता है कि ये तुम्हारी क्लास के लोग नहीं है, बट स्टिल वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे रिलाई करती है, वो सोल्जर्स को मैनिपुलेट करती है, वो रायना के साथ भी बहुत कनिंग वे में रहती है, एंड शी वांट्स टू ब्रेक थ्रू द बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास, एंड शी वांट्स टू इमर्ज एज अ पावरफुल वुमेन, शी वांट्स टू टेक चार्ज। वो ये कैसे करती है, अपनी कमेंट्री के साथ करती है, जो लोग उस पर थ्रो करते हैं उनको पुश बैक करती है, एंड शी कॉन्स्टेंटली ट्राइज कि कि शी इज हर्ड, शी इज एक्नॉलेज्ड। नाउ दीज आर द मेजर थीम्स। रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म, कैसे ये प्ले एक रोमांटिक आइडियल्स को क्रिटिक करता है, उनके आइडियल्स जो होते हैं उनको क्रिटिक करता है, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द लाइफ्स हार्श ट्रुथ्स एंड सोशल क्रिटिक। फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर अगेन, जो वॉर की जो रोमांटिसिज्म है उसको हाईलाइट करता है कि हाउ wars are actually based on human suffering, loss, where soldiers have to survive in very horrible conditions, have to even remain hungry for long times. And even though there is glory and honor that is attached to it, at the same time एक बहुत suffering भी है जो इन wars को actually में अगर देखा जाए तो futile भी बनाती है। Now, class and social structure through Luca's character, through Raina and Sorgis's transformation, कैसे उनके जो high idealized notions होते हैं वो कैसे transform होते हैं। Idealism and disillusionment, how it represents कि कैसे जो एक idealism है और जो characters एक disillusion, एक अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने व्यूज के साथ रहते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। हीरोइज्म एंड कावर्डाइज, कैसे सर्जियस कॉन्टिन्यूसली जो सर्जियस की जैसे आई एम सॉरी कैप्टन ब्लंस की कॉन्टिन्यूसली सर्जियस की हीरोइज्म को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उनको एक्चुअली में बोलता है दैट ही इज अ कावर्ड, ही इज नॉट अ हीरो। ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि एक तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एक तो जो एक रोमांटिसाइज आइडियल्स हैं वो एग्जिस्ट होते हैं, बट एट द सेम टाइम एक रियलिटीज हैं। तो जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक हाई हॉर्स पे रखते हैं, एक हाई स्काई में रखते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली ऐसे सिचुएशंस में डाला गया है जहाँ पे उनको रियलिटीज को कन्फ्रंट करना पड़े, अपने व्यूज एंड ओपिनियंस को चेंज करना पड़े। Now, these are some additional references points that you could also refer to. The significance of the chocolate cream soldier, military uniforms and imagery, कि कैसे Sergius is not the typical soldier as everybody believes him to be. इस play में और भी काफी सारे satirical elements use हुए हैं, irony जिसके through realities आगे लाई गई हैं. All of these acts are also very important. Now, the court episode is one of the most significant episodes. इस episode में क्या होता है that I was particularly waiting it to mention later
कि रायना पेटकॉफ जब कैप्टन व्लेंस्की पहली रात को जब उसके घर आता है, तो एट दैट टाइम बिफोर लीविंग रायना अपनी एक पोर्ट्रेट की फोटो कैप्टन व्लेंस्की की कोट की पॉकेट में डाल देती है। एंड जब कैप्टन व्लेंस्की वापस आता है, ही रिमूव्स द कोट एंड ही गिव्स दैट कोट ऑफ टू द पेटकॉफ फैमिली। अब जब रायना उसको कन्फ्रंट करती है कि क्या तुमने मेरा पोर्ट्रेट देखा, उस टाइम पे वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसने ये पोर्ट्रेट नहीं देखा होता। एंड रायना इज सो shocked at that moment that she immediately wants to get down to ways कि कैसे वो कोट अपने घर से वापस निकाले, because she did not want her father to see that। and immediately उसी टाइम पे मेजर पेटकॉफ वो कोट ले लेते हैं, even though it is not for him। तो this is again a very humorous episode to highlight कि कैसी situations उनके against हो रही हैं। Now, again, this play is even relevant today because any play that is grounded in its aspects of reality can be related to people. It gives insights into human behavior and social dynamics जो अभी भी लोगों से relate होते हैं. And this is what how the play has left an incredible mark on literature and theater. It has had its performances, its interpretations and adaptations, and also the basic interpretation as play key about war has also been studied by a lot of people. Now, I hope that this video was helpful to you. If you really like the video, please subscribe to the channel and do also check out the other videos that will be uploading. Thank you.